दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम लोग टोटल 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों यह फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़े, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो दोस्तों देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, कहता है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। दोस्तों, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है कवि, बी में दिया हुआ है नाटककार, सी में दिया हुआ है संगीतज्ञ और डी में दिया हुआ है कूटनीतिज्ञ। तो दोस्तों बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कहता है नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे। दोस्तों, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों नरोत्तम सिंहनुक कंबोडिया का शासक था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए, कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है। दोस्तों, दास कैपिटल एक पुस्तक है। इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, बी दिया हुआ है लेनिन, सी दिया हुआ है बिस्मार्क और डी दिया हुआ है गांधी जी। तो दोस्तों दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए, कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों इसका अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए, कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फान वोई चाउ। दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वोई चाउ ने लिखा था। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में इंग्लैंड, बी में जर्मनी, सी में इटली और डी में रूस। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ?
तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6 अप्रैल 1919, बी दिया हुआ है 9 अप्रैल 1919, सी दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 और डी है 1 मई 1919। तो दोस्तों इसका जवाब आपको पता होगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न और छुपा हुआ है, अगर आपको पूछ दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो दोस्तों दोनों उत्तर को आप लोग कमेंट कीजिए और गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो कौन दिया था, ये उत्तर सबसे पहले कौन सही देते हैं ये हमको देखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न कहता है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। दोस्तों बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मार्टिन लाइट रेलवे, बी है ईस्ट इंडिया रेलवे, सी है भारतीय रेल और डी है बिहार रेल सेवा। तो दोस्तों बिहार में जो सबसे पहले रेलवे लाइन थी वो कौन सी थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो देखिए कोयला का अगर हम लोग एक बार प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम लोग इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोयला कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि के बारे में बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जो सोपानी कृषि होती है वो पहाड़ी के ढलान पर होती है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में होती है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में बिहार का मैदानी क्षेत्र और डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाजीपुर में। दोस्तों बिहार में रेलवे मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है और यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। दोस्तों निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा चावल। दोस्तों चावल कैसा फसल है, खरीफ फसल है। चावल या धान दोनों खरीफ फसल हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा कहने का मतलब हुआ काली मिट्टी, और दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, यानी कि रेगुर मृदा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो इसमें सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो दोस्तों सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग इस कन्फ्यूजन को यहीं पर दूर कर लीजिए। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल
भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों जो घड़ियाल है वो केवल भारत में ही पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर डॉल्फिन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? घड़ियाल है। अगर आप भी इस प्रश्न में कंफ्यूज हैं तो इसको आप यहीं पर क्लियर कर लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा। और ये घड़ियाल क्या है? तो यह एक मगरमच्छ की प्रजाति है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत हुई? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान से। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान से शुरू हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22वां प्रश्न कहता है कि बिहार में कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? दोस्तों बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 5000 पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? दोस्तों इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 1980 में, यानी कि 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? दोस्तों राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? दोस्तों किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक दलीय और दो दलीय व्यवस्था है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन है वो 2005 ईस्वी में शुरू हुई। और कहाँ से शुरू हुई? तो राजस्थान से शुरू हुई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो दोस्तों हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्या होगा? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कहेगा कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका है? पटना का है। और यहाँ पर पूछते कि सबसे कम है, सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है शिवहर का। तो आपको दोनों प्रश्न का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा कहेगा तो पटना और कम कहेगा तो
शिवहर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय किस विधि से जाना जाता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में आय गणना विधि, बी दिया हुआ है उत्पादन गणना विधि, सी है व्यावसायिक गणना विधि और डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना इन तीनों विधियों के द्वारा जाना जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विनिमय का स्वरूप के भाग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 भाग हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है रूस की मुद्रा है। दोस्तों रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा है रूबल, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है साख का संबंध है। दोस्तों साख का संबंध किससे है, तो साख का संबंध होता है विश्वास से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 35वां क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न। कहता है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। दोस्तों डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, तो देखिए इस प्रश्न में भी बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए जो डेबिट कार्ड है वो एटीएम प्रणाली से संबंधित है, लेकिन कहीं पर आपको ऑप्शन इसका बैंकिंग प्रणाली भी मिल जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एटीएम प्रणाली से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 38वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। दोस्तों गरीबी कैंसर रोग की तरह है यह किसने कहा था, तो यह कहा था कुजनेट ने, यानी कि अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। अब बताना है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सांप्रदायिक दंगा, तो ये मानव जनित आपदा है। उसके बाद आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना, ये भी मानव जनित आपदा है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिए 40वां क्वेश्चन। कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, और इसको हम बहुत बार बता चुके हैं कि इसका सही आंसर क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन ही है। और दोस्तों ये 100% सही आंसर है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इसको यहीं पर दूर कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टिस्को कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो यह 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया गया, यानी कि जमशेदपुर में किसके द्वारा किया गया, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था, जिमरमैन ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। अब देखिए संस्थागत कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इसका पार्टिकुलर संस्था होता है और उसके द्वारा वित्त दिया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है। दोस्तों संस्थागत कहने का मतलब हुआ कि एक संस्था के द्वारा वित्त दिया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है, तो उसका साधन क्या है, तो इसका साधन है व्यावसायिक बैंक। यानी कि अगर कहेगा संस्थागत तो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, और कहेगा कि गैर संस्थागत, तो यहाँ पर गैर संस्थागत रहेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेठ साहूकार या फिर रिश्तेदार, यानी कि हम लोग गैर संस्थागत के आधार पर हम लोग कहीं से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन संस्थागत कहेगा तो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। चलिए उसके बाद देखिए
44 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो यह 6 अप्रैल 1952 को हुआ था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 40 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 47 नंबर सवाल कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कोयला। तो देखिए कोयला है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि कोयला को हम लोग डायरेक्टली जला करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत। तो दोस्तों, विद्युत का हम लोग डायरेक्ट उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए हम लोग को अगर डायनेमो यूज़ करेंगे तो डायनेमो में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी देंगे, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा। अगर हम लोग सोलर प्लेट यानी कि सौर सेल के द्वारा करेंगे तो उसमें क्या देंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे, यानी कि उसमें फोटोन ऊर्जा देते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा देता है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, यह सेकेंडरी एनर्जी सोर्स का उदाहरण है। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम भी डायरेक्ट निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि क्या है, यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है तीनों, लेकिन विद्युत है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है। दोस्तों, सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी है वो समुद्र में आता है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए, यानी कि आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बताना है कि सुनामी को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यानी कि सुनामी को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। आप लोग जल्दी से लिख करके कमेंट में बताइए, हम देखेंगे सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं और बताएंगे कि किसका उत्तर सही लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, सुनामी का क्या स्पेलिंग क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सामाजिक विज्ञान का अगर आप लोग और सभी चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।